इरशाद अली खान, साचा राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय द्वितवारा में कार्यरत हूँ। अब हम लोकतंत्र के पश्चात अधिनायक तंत्र का अध्ययन करेंगे। बीए पार्ट फर्स्ट में अधिनायक तंत्र का जो एमडीएस यूनिवर्सिटी में सिलेबस है उसका हम अध्ययन करेंगे। यानी कि शासन के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे राजतंत्र, कुलीन तंत्र, वर्गतंत्र आदि, जो पहले अधिक प्रचलित थे, वर्तमान समय में महत्वहीन हो गए। आजकल अधिनायक तंत्र, लोकतंत्र, संसदीय, अध्यक्षात्मक, एकात्मक, संघात्मक सरकारों के प्रमुख रूप हैं। अधिनायक तंत्र का अर्थ परिभाषा में देखें तो अधिनायक तंत्र एक असंवैधानिक शासन प्रणाली होती है, जिसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी सदैव ही भौतिक बल की आवश्यकता होती है। यह शासन प्रणाली राज्य व समाज में भेद नहीं करती और सत्ता के पूर्ण केंद्रीकरण के विश्वास रखती है। शासन की समस्त शक्तियाँ एक व्यक्ति में केंद्रित होती है, वह उनका प्रयोग मनमाने ढंग से करता है। उनके आदेश ही कानून होते हैं और तथा उसकी आज्ञाओं का पालन करना नागरिकों का अनिवार्य कर्तव्य होता है। अधिनायक किसी निश्चित अवधि के लिए नहीं होता है, ना वह किसी प्रतिनिधि संस्था के प्रति उत्तरदायी होता है। अधिनायक राज्य की सरकार का मूर्त रूप होता है और नागरिकों के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक राजनीतिक जीवन पर उसका एक छत्र अधिकार होता है। प्रत्येक प्रकार के अधिनायक तंत्र में उन मौलिक स्वतंत्रताओं का पूर्ण अभाव हो रहता है जिन पर लोकमत आधारित होता है। अधिनायक तंत्र व राजतंत्र में भी अंतर होता है। जैसे राजतंत्र में राजा वंशानुगत आधार पर अपना पद ग्रहण करता है, जबकि अधिनायक तंत्र में अधिनायक की सत्ता के आधार पर अपना पद ग्रहण करता है। वह अधिनायक तंत्र में अधिनायक की सत्ता का आधार एक विशेष राजनीतिक दल का नेता होना अथवा सैन्य बल होता है। अनेक विचारकों ने अधिनायक तंत्र की निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं, जो निम्न प्रकार है। न्यूमैन के अनुसार अधिनायक तंत्र से हमारा तात्पर्य एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के शासन से है, जो राज्य में बलपूर्वक सत्ता पर एकाधिकार कर लेते हैं तथा अनियंत्रित रूप से उसका प्रयोग करते हैं। साल्टाओ के अनुसार अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति का शासन होता है जिसने अपने पद को मुख्यतः वंशानुगत आधार पर प्राप्त नहीं किया है, अपितु शक्ति या सहमति अथवा दोनों के ही सहयोग से प्राप्त किया है। वह निरपेक्ष प्रभु सत्ता प्राप्त करता है और इसका प्रयोग वह कानून के बजाय मनमाने आदेशों को लागू करके करता है। मैकाइवर के अनुसार अन्य सभी शासन प्रणालियां इस अर्थ में असंवैधानिक होती है कि उनकी सत्ता में आने का एक पूर्व निश्चित आधारभूत कानून होता है, जिसे शासन सत्ता में आने वाली सरकार ना बनाती है और ना तोड़ती है। इस अर्थ में अन्य सभी शासन प्रणाली वैध होती है। केवल अधिनायक तंत्र ही अपनी इच्छा मात्र को सत्ता का एकमात्र औचित्य मानता है। फोर्ड के अनुसार राज्य के अध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी ढंग से सत्ता प्राप्त करना ही अधिनायक तंत्र है। अल्फ्रेड कॉबन के अनुसार अधिनायक तंत्र से तात्पर्य एक व्यक्ति के शासन से है जिसके पास निरंकुश प्रभु सत्ता होती है। समस्त राजनीतिक शक्तियों का स्रोत उसकी इच्छा होती है तथा उसका क्षेत्र असीमित होता है। वह किसी अन्य शक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार का नियंत्रण उसकी निरंकुशता से मेल नहीं खाता। अधिनायक तंत्र के प्रकार के रूप में अधिनायक तंत्र के दो प्रकार हैं, तो परंपरागत अधिनायक तंत्र और एक आधुनिक अधिनायक तंत्र। परंपरागत अधिनायक तंत्र में प्राचीन समय में लोक कल्याण के लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए अपनाया जाता था। रोमन साम्राज्य में संकट के समय शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कभी कभी विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और इन अधिकारियों को विशिष्ट शक्तियां दी जाती थी। इन्हें अधिनायक कहा जाता था क्योंकि इन्हें आदेश देने की असीम शक्तियां प्राप्त थी। संकट समाप्त होने पर अधिनायक का पद भी समाप्त हो जाता था। इस प्रकार रोमन अधिनायक तंत्र एक अस्थायी व्यवस्था होती थी। अतः परंपरावादी अधिनायक तंत्र में निम्नलिखित प्रावधान रहते थे। अधिनायक पर कानूनी नियंत्रण रहता था, उसका लक्ष्य लोक कल्याण था। अधिनायक को वैधता प्राप्त रहती थी। अधिनायक उत्तरदायी था। समस्त शक्तियां अधिनायक में निहित रहती थी। आधुनिक अधिनायक तंत्र। आधुनिक समय में अधिनायक तंत्र से स्वेच्छाचारी व अत्याचारी शासन का बोध होता है। इसमें राज्य सत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है और शासन सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छा अनुसार ही चलता है। ऐसे अधिनायक पर अंकुश नहीं होता है, ना ही किसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एलन बॉल ने अपनी पुस्तक आधुनिक राजनीति और शासन में आधुनिक अधिनायक तंत्र के दो रूप बताए हैं। सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र। सर्वाधिकारवादी शासन 20वीं सदी में आधुनिक औद्योगिक और तथा संचार में प्रगति होने के कारण अस्तित्व में आए हैं। अधिकांश सर्वाधिकारी शासन आधुनिकीकरण तथा सुधार लाने के लिए कटिबद्ध क्रांतिकारी शासन है।
इसमें एक दल जो एक विचारधारा से अनुप्राणित होता है सत्ता का एकाधिकार रखता है तथा दल का सर्वोच्च नेता दल के समर्थक के द्वारा एक तरह से अधिनायक की तरह शक्ति का प्रयोग करता है। उदाहरण स्टालिन का रूस में, हिटलर का जर्मनी में, मुसोलिनी का इटली में। पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देश भी कुछ वर्ष पूर्व तक वस्तुतः सर्वाधिकारवादी राज्य ही थे। एलन वॉल के अनुसार सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं के निम्नलिखित लक्षण बताए गए। एक ही दल राजनीतिक तथा वैधिक रूप से प्रभावी होता है। जन संपर्क के साधनों व न्यायपालिका पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता है। स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र में, जैसे कि तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र दिखाई देता है। स्वेच्छाचारी शासन अस्थायी शासन है जो औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के अभाव में प्रस्फुटित हो जाता है। स्वेच्छाचारी शासन के उदाहरण है लीबिया, युगांडा, नाइजीरिया आदि। उपरोक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त अधिनायक तंत्र के कुछ और भी रूप है, जैसे व्यक्तिक अधिनायक तंत्र। व्यक्तिक अधिनायक तंत्र जो है की स्थापना नीति कुशल और युद्धकालीन नायक द्वारा की जाती है, जिसकी सर्वोच्च तथा अनुल्लंघनीय मानी जाती थी। फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का शासन इसी का उदाहरण है। सैनिक अधिनायक तंत्र। सैनिक अधिनायक तंत्र की स्थापना सेना के किसी अधिकारी द्वारा सेना की मदद से की जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंडोनेशिया, यूनान, बर्मा, म्यांमार, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, लीबिया, इथियोपिया, सोमालिया, सूडान, युगांडा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आदि में सभी प्रकार का अधिनायक तंत्र रहा है। दलीय अधिनायक तंत्र। दलीय आधार पर इसकी स्थापना होती है। समाजवादी तथा पूंजीवादी वर्तमान में सोवियत संघ, चीन, वियतनाम, पोलैंड, हंगरी, यूगोस्लाविया, अल्बानिया आदि है। अधिनायक तंत्र के उदय के कारणों में हम देख सकते हैं कि आधुनिक युग में तीन प्रकार के अधिनायक तंत्र प्रचलित है। दलीय तानाशाही सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में, सैनिक तानाशाही पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा यानी म्यांमार आदि देशों में, फासिस्ट तानाशाही स्पेन, पुर्तगाल आदि देशों में कायम है। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1914 से 1918 के बाद विश्व में तानाशाही के उदय के अनेक कारण थे। 1919 ईस्वी से 1939 ईस्वी के मध्य लोकतंत्र के विरुद्ध बड़ी प्रतिक्रिया हुई और संसार के कई देशों में तानाशाही की स्थापना हो गई। 1921 में तुर्की में मुस्तफ़ा कलाम पाशा ने 1938 तक वह बना रहा। 1922 में इटली में मुसोलिनी ने, 1926 से 1933 तक पुर्तगाल में कारमोना, यूगोस्लाविया में अलेक्जेंडर 1929 में और जर्मनी में हिटलर 1933 में, रूस में लेनिन ने 1917 में तानाशाही शासन की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध को स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध लोकतंत्र का युद्ध कहा गया था। इसलिए युद्ध समाप्त होने पर यह आशा की जाती थी कि अब संपूर्ण यूरोप में लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी, परंतु युद्ध के बाद लोकतंत्र के बजाय तानाशाही राज्यों की संख्या बढ़ती गई। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ से पूर्वी जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, रोमानिया, यूगोस्लाविया, ग्रीस आदि में तानाशाही शासन की स्थापना हो गई थी। अतः अधिनायकवाद के उदय के निम्नलिखित कारण बताए जा सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में लोकतंत्री देशों में भी युद्ध का सफल संचालन के लिए कार्यपालिका ने सारी शक्तियां ग्रहण कर ली और संसदों की उपेक्षा की गई। लोगों की स्वतंत्रताओं तथा अधिकारों का कोई महत्व नहीं रहा, इसलिए लोकतंत्र को आघात पहुंचा। वर्साई संधि। 1919 में वर्साई की संधि संपन्न हुई जो अन्याय पर आधारित थी। संधि के अनुसार जर्मनी को अनेक भागों में बांटा गया और जर्मनी पर युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए करोड़ों रुपए का बोझ लाद दिया गया। अतः जर्मनी में यह धारणा प्रबल हो गई थी कि शक्तिशाली सरकार ही देश का एकीकरण कर सकती है। इसलिए 1933 में हिटलर ने शक्ति प्राप्त कर ली और 1922 में मुसोलिनी का उदय हुआ। वह तानाशाह बन बैठा। लोकतंत्री परंपराओं की कमी। इटली, जर्मनी, रूस, पुर्तगाल, स्पेन में लोकतंत्री परंपराओं की कमी थी, इसलिए वहाँ के लोगों ने थोड़े से संकट से घबराकर अपने सारे अधिकार तानाशाह को सौंप दिए। लोकतंत्री सरकारों की असमर्थता, यानी कि इटली, जर्मनी में युद्ध की समाप्ति के पश्चात लोकतंत्री सरकारें स्थापित हुई। उनको शुरू से ही अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। जर्मनी में पितृभूमि के एकीकरण और आर्थिक मंदी की समस्या थी। जर्मनी में यहूदी देशद्रोही थे और उन्होंने युद्ध के समय फ्रांस की सरकार को अधिक ब्याज के लालच में रुपया दिया था। साम्यवादी वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देकर हड़तालें करा रहे थे। इससे अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी।
हिटलर की नाजी पार्टी 1933 में सत्तारूढ़ हुई, जिसने इन सब बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया। इटली में भी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लोकतंत्री सरकार स्थापित हुई, परंतु वह राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को हल न कर सका। अतः 1922 ईस्वी में मुसोलिनी ने अपनी फाशिस्ट पार्टी की सहायता से लोकतंत्री सरकार का अंत कर दिया और अपनी तानाशाही सरकार की स्थापना की। राष्ट्रसंघ की असफलता 1920 प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, परंतु कुछ समय बाद ही राष्ट्रसंघ की कमियां उजागर होने लगी और निशस्त्रीकरण सम्मेलन असफल होता जा रहे थे। बड़े देशों द्वारा किया जाने वाला शस्त्रीकरण छोटे देशों में उनके अस्तित्व के प्रति शंका उत्पन्न कर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने भी सैनिक तानाशाही के मार्ग को अपना कर शक्तिशाली बनना आवश्यक समझा। आर्थिक संकट। रूस में साम्यवादियों ने क्रांति के समय इस पक्ष पर बल दिया कि आर्थिक असमानता को दूर करने और सबको रोटी देने का वचन दिया। परिणाम स्वरूप रूस में साम्यवादी क्रांति हुई और साम्यवादी दल की तानाशाही स्थापित हुई। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 के पश्चात चीन, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, थाईलैंड, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में साम्यवादी क्रांति हुई, क्योंकि वहाँ की सरकारें अपनी जनता को आर्थिक समृद्धि देने में असफल सिद्ध हुई। अब यहाँ साम्यवादी दल की तानाशाही स्थापित हो गई। इसके पश्चात हम इसका अध्ययन करेंगे अधिनायक तंत्र के लक्षणों में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।